आप सबका स्वागत है बैंक साथी यूट्यूब चैनल पर। आज जो यहाँ पे पढ़ने वाले हैं 2 सितंबर का जो है डेली करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। तो पहला जो न्यूज़ मिलेगा आपको नेशनल अफेयर्स की तरफ से मिलेगा, तो मैं आपका कोई भी टाइम बिना वेस्ट करे ले चलता हूँ, ठीक है। तो पहला जो न्यूज़ मिलेगा आपको नेशनल अफेयर्स की तरफ से मिलेगा, जिसमें आ रहा है कि इंडिया का पहला मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम बनाने जा रही है। ये जो इंडिया का पहला मल्टी लेन फ्री फ्लो सिस्टम है, इसके लिए 2 पार्टनरशिप हुई है। एक तो आपको मिलेगा इंडियन हाईवे मैनेजमेंट कंपनी, जो कि सब्सिडरी है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, इन्होंने पार्टनर किया है आईसीसी बैंक के साथ और दोनों मिलकर जो है इम्प्लीमेंट करने वाले हैं इंडिया का पहला मल्टी लेन फ्री फ्लो ट्रोलिंग सिस्टम। ये कहाँ कहाँ बनने वाला है? ये 2 लोकेशन में बनेगा, याद रखना। पहला लोकेशन आपको गुजरात मिलेगा, दूसरा लोकेशन आपको हरियाणा मिलेगा। पहला जो लोकेशन है वो गुजरात में आपको 84 फी प्लाजा मिलेगा, जो कि नेशनल हाईवे 48 के अंतर्गत आता है और यहाँ पे पहले इम्प्लीमेंट होगा। उसके बाद जो है हरियाणा में जो नेशनल हाईवे 44 है वहाँ पे इम्प्लीमेंट होगा। और फ्यूचर में प्लान है कि 25 ऐसे प्लाजाज में जो है इम्प्लीमेंट किया जाएगा और बाद में नेशनल वाइड में भी इम्प्लीमेंट किया जाएगा। हम अब बात करते हैं कि कौन सा टेक्नोलॉजी यहाँ पे यूज़ होने वाला है। जो इंडिया का पहला मल्टी लेन फ्री फ्लो ट्रोलिंग सिस्टम है, यहाँ पे जो है आपको मिलेगा फास्टैग यूज़ करते हुए, ठीक है। फास्टैग इसमें यूज़ किया जाएगा। फास्टैग के बारे में आपको ऑलरेडी पता होगा। फास्टैग में क्या रहता है कि गाड़ी को जो है रुकने की ज़रूरत नहीं पड़ती। टोल में पहले आपको रुकना पड़ता है गाड़ी, फिर आप पैसा देते हो, उसके बाद आप आगे लेके जा सकते हो गाड़ी को। लेकिन फास्टैग में ऐसा नहीं रहता। फास्टैग में सीधे के सीधे गाड़ी का जो स्कैन हो जाता है और फिर जो भी टोल का जो गेट होता है वो खुल जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इशू क्या थी और ये नया टेक्नोलॉजी लाने का कारण क्या है उसका समझते हैं। फास्टैग में क्या रहता है कि गाड़ी जब एंटर होती है, जो टोल प्लाजा में एंटर होती है, वो धीरे धीरे एंटर होती है। धीरे धीरे एंटर होने की वजह से जो कंजेशन है वो बढ़ जाता है, पीछे लाइनअप हो जाती है गाड़ी। तो इसी की वजह से जो है अब नया एक सिस्टम लाया गया है, मल्टी लेन फ्री फ्लो ट्रोलिंग सिस्टम, जहाँ पे फास्टैग तो यूज़ किया ही जाएगा, उसके साथ जो है ये आप देख सकते हो कैमरा यूज़ किया जाएगा। ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन कैमरा यूज़ किया जाएगा, ANPR को यूज़ किया जाएगा, जिसके अंतर्गत जो नंबर प्लेट रहेगा उसको स्कैन किया जाएगा गाड़ी के और उसके बेस पे ही जो है उस गाड़ी को अलाउ कर दिया जाएगा। बताया जा रहा है ये फास्टर सिस्टम होने वाला है, जिसमें गाड़ी को रुकने की ज़रूरत नहीं है, वो सीधे के सीधे गाड़ी जो है निकल सकती है, जिसकी वजह से टाइम बचेगा और कंजेशन ये सारी चीज़ें नहीं होगी। इवन जो पेट्रोल जो वेस्ट होता है वो नहीं होगा, तो इन्वायरमेंट को भी ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा। पूरा पूरा मतलब कारण है जो एक एक चीज़ गवर्नमेंट ने बताई है, बट हमारा एग्जाम रिलेवेंट है नहीं, तो हमें वो पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। बस आपको ये चीज़ पढ़नी है कि इसमें जो है फास्टैग यूज़ किया जाएगा, जो कि आपको मिलेगा कि RFID रीडर के तरह जो है यूज़ किया जाता है। उसके साथ ही जो है ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन कैमरा भी यूज़ किया जाएगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये दोनों टेक्नोलॉजी आपको याद रखनी है। बाकी सारी चीज़ें वही लिखी है जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि इसमें जो है फास्टैग, उसके साथ वेहिकल रजिस्ट्रेशन जो नंबर प्लेट है उसको यूज़ किया जाएगा, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली जो डिडक्शन है वो हो जाएगा टोल का, और उसकी वजह से रुकने की ज़रूरत नहीं है। और पहले जो था वो रुकने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही थी, जिसके लिए कंजेशन हो जा रहा था, और अब नया इम्प्लीमेंट होने के बाद अब रुकने की ज़रूरत है नहीं। और प्लान है गवर्नमेंट का कि टोटल 25 जो नेशनल हाईवेज हैं फ्यूचर में इम्प्लीमेंट करने का, ठीक है। फ्यूचर मतलब इसी फाइनेंशियल ईयर में ही जो है 25 को इम्प्लीमेंट किया जाएगा और फिर बाद में नेशनल वाइड भी इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पढ़ते हैं। LIC ने प्रेजेंट किया है 7,324.34 करोड़ रुपए एज अ डिविडेंड गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट को किसको दिया है? जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है, FM है, निर्मला सीतारमण जी, इनको जो है चेक दिया। आप देख सकते हो ये चेक दिया गया है, कितना? 7,324 करोड़ का जो है ये चेक दिया है एज ए डिविडेंड के तौर पे। क्यों दिया गया है? सबसे बड़ा क्वेश्चन, क्यों दिया गया? दिया गया है इस कारणवश कि पता होगा कि LIC में जो है ज़्यादा जो स्टैक है वो गवर्नमेंट का है। 96.5% जो है स्टैक आपको गवर्नमेंट का मिलने वाला है। और डिविडेंड का मतलब क्या होता है? डिविडेंड का मतलब होता है प्रॉफिट शेयरिंग। जो भी LIC ने प्रॉफिट कमाया होगा वो अपने जो शेयर होल्डर्स रहते हैं उनको जो है डिविडेंड के तौर पे पैसा दिया जाता है। तो सबसे ज़्यादा देख सकते हो कि गवर्नमेंट के पास ये LIC का स्टैक है 96.5%। तो LIC ने जो पिछले साल जो भी प्रॉफिट कमाया था, फाइनेंशियल ईयर जो पिछले साल का था 24-25 का, वहाँ पे जितना भी पैसा कमाया था प्रॉफिट के तौर पे, वो जो है गवर्नमेंट को दिया है, ठीक है। तो गवर्नमेंट जो है सबसे ज़्यादा शेयर होल्डर है, तो गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा डिविडेंड मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या है कि ये पैसा गवर्नमेंट को दिया गया। अब गवर्नमेंट क्या करेगी? इसको जो है गवर्नमेंट के नॉन टैक्स रेवेन्यू के तौर पे हेल्प करेगी, ठीक है। तो ये एक तरह का रेवेन्यू रहने वाला है जो कि गवर्नमेंट का नॉन टैक्स रेवेन्यू के अंतर्गत आएगा। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। अगर बात करें एज ऑफ मार्च
2025 LIC का जो बेस साइज है वो आपको मिलेगा, एसिड बेस साइज मिलेगा आपको 56.23 लाख करोड़। ठीक है, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, बस आपको एक इन्फॉर्म करने के लिए किया गया है। उसके बाद डिविडेंड हिस्ट्री के बारे में बात करें, पिछली बार जो फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में जो डिविडेंड प्रोवाइड की गई थी वो थी 6,103 करोड़ रुपए। ठीक है, 6,103.62 करोड़ रुपए जो दी गई थी, और इस बार कुछ 1300 करोड़ रुपए ज़्यादा दिया गया एज अ डिविडेंड गवर्नमेंट को, क्योंकि इस बार प्रॉफिट भी ज़्यादा किया है LIC ने। और LIC के बारे में बात करें तो LIC वन ऑफ द लार्जेस्ट इंश्योरेंस कंपनी है हमारे इंडिया में। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा वैसे तो। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट लॉन्चेस के ऊपर बढ़ते हैं। लॉन्चेस में आपको पहला तो मिलेगा, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने लॉन्च किया है आदि वाणी ऐप। आदि वाणी ऐप क्या है? एक तरह का AI बेस लैंग्वेज ट्रांसलेटर रहने वाला है। अभी के टाइम पे बीटा वर्जन लॉन्च किया गया है, मतलब ट्रायल बेस पे जो है अभी लॉन्च किया गया है। इसमें आपको मिलेगा ट्राइबल लैंग्वेज को ट्रांसलेट किया जाएगा। नॉर्मल क्या रहता है, गूगल ट्रांसलेट क्या करता है, हिंदी तो इंग्लिश करेगा, या तो जर्मन करेगा, या डिफरेंट जितने भी बंगाली है या गुजराती है, जो नॉर्मल जो लैंग्वेज है उसको करता है। लेकिन ट्राइबल लैंग्वेज को जो है टारगेट नहीं करता, इवन गूगल ट्रांसलेटर या बड़े बड़े जो ट्रांसलेटर रहते हैं वो भी। तो जो ट्राइबल लैंग्वेज है उसको भी जो है ट्रांसलेट करने के लिए भी जो है गवर्नमेंट ने एक ऐप बनाया है जिसका नाम आदि वाणी ऐप रखा है। ठीक है, तो इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ की जाएगी वो आपको थोड़ा बहुत याद रखना है। एक तो इंडी ट्रांस 2 यूज़ किया जाएगा, और नो लैंग्वेज लेफ्ट बिहाइंड AI मॉडल इन्होंने अपना ही नाम रख दिया है। तो ये 2 तरह के मॉडल यूज़ किए जाएंगे, और इसको बनाने का काम IIT दिल्ली, ब्रिटिश पिरानी, उसके बाद IIIT हैदराबाद, IIIT नवा रायपुर, उसके बाद ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये सारे ने मिलकर जो है ये ऐप बनाया है। कौन कौन से लैंग्वेज इसके अंदर कवर रहेंगे उसके बारे में पढ़े तो उड़ीसा का जो संथाली है वो कवर रहेगा। उसके साथ जो मध्य प्रदेश का भेल है, जिसको भेली बोला जाता है, वो कवर रहेगा। जो भेल कम्युनिटी के लोग आते हैं ट्राइब से, तो उनका भेली। उसके साथ झारखंड में मुंडारी और गोद पीपल, आपको पता होगा जो छत्तीसगढ़ में रहते हैं। ठीक है, जो गोद ट्राइब रहते हैं तो उनके लिए गोंदी। तो ये जो आपको दिख रहा होगा 1 2 3 4 जो है अभी के टाइम पे इंक्लूड है। आप यहाँ पे भी देख सकते हो, इधर भी ये 4 तरह के जो है लैंग्वेज इंक्लूड है ट्रांसलेट करने के लिए विद इंग्लिश एंड हिंदी। और बाकी फ्यूचर में प्लान है गोरो कुई को भी ऐड करने का, और बाकी भी जितने भी ट्राइबल लैंग्वेज है उसको भी। गोरो की बात करें तो गोरो जो है ये मेघालय में बोला जाता है। ठीक है, मेघालय में 3 जो है आपको मिलेंगे ट्राइब्स, गोरो, कासी और जानतिया। तो ये गोरो आपको मेघालय के मिलने वाले हैं, और मोस्टली फ्यूचर में गवर्नमेंट का ये भी प्लान है कि काशी, जानतिया, ये सबको भी ऐड किया जाए। मेघालय या डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट जो स्टेट्स हैं वहाँ पे जो ट्राइब्स हैं उनके लिए क्या क्या रहने वाला है फंक्शंस यहाँ पे आपको मिलेगा कि टेक्स्ट टू टेक्स्ट करेगा, उसके साथ टेक्स्ट टू स्पीच करेगा, उसके साथ टेक्स्ट टू स्पीच, स्पीच टू टेक्स्ट, ये सब फंक्शन रहने वाला है। जो नॉर्मली जो ट्रांसलेट का फंक्शन रहता है वो सब कुछ यहाँ पे आपको मिलने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ में बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ आपको मिलेगा कि जियो पेमेंट बैंक ने लॉन्च किया है सेफ प्रो क्या है? सेफ प्रो एक तरह से मान सकते हो कि एक तरह से एक इंस्ट्रूमेंट लॉन्च किया गया है जहाँ पे जैसे कि ये आप हो, ठीक है, आपका पैसा जो है सेविंग में पड़ा है, और वो सेविंग में पड़े जो है आपको इंटरेस्ट रेट बहुत कम मिल रहा है। मोस्टली जो इंटरेस्ट रेट मिलता है वो 2.5% के आसपास मिलता है सेविंग में। लेकिन अगर बात करें जो ये जियो पेमेंट बैंक ने लॉन्च किया सेफ प्रो, इसके अंतर्गत आपका जो भी पैसा जो ऐसे फालतू का पड़ा है, ठीक है, वो अपने आप ही जो है म्यूचुअल फंड में लग जाएगा। ठीक है, 1 दिन के लिए लगेगा, ये चीज़ ध्यान देना, 1 दिन के लिए लगेगा। और इस चीज़ को बोली जा रही है ओवरनाइट म्यूचुअल फंड में पैसा लगने का। जो भी आपका आइडियल जो इल जो आपका बैलेंस पड़ा रहेगा वो जो है सीधे के सीधे जो ओवरनाइट म्यूचुअल फंड है उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ये 1 दिन का मेच्योरिटी रहेंगी इसका, और यहाँ पे आपको जो इंटरेस्ट रेट मिलेगा वो 4 से लेकर 6% तक मिलेगा। ठीक है, तो ये एक बेनिफिट हो जाता है। मान लेते किसी का पैसा ऐसे ही पड़ा हुआ है सेविंग अकाउंट में, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा म्यूचुअल फंड में, और म्यूचुअल फंड में पैसा लगने के बाद जो उसका इंटरेस्ट का बेनिफिट है वो उस पर्सन को मिलेगा। और इन केस अगर उसको इमरजेंसी में पैसे निकालना हो तब भी वो निकाल सकता है। ठीक है, तो इसमें कैसे काम करने वाला है, जो भी फालतू का पैसा जो पड़ा हुआ है अकाउंट में वो ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट हो जाएगा ओवरनाइट म्यूचुअल फंड में। ओवरनाइट म्यूचुअल फंड का मतलब क्या होता है? ये एक ओपन एंडेड डेप फंड है जो कि 1 दिन मेच्योरिटी में जो है इन्वेस्ट करने का काम करेगा। एक तरह इंस्ट्रूमेंट है जो कि मनी मार्केट में 1 दिन मेच्योरिटी में इन्वेस्ट किया जाएगा। फायदा क्या है कि लो रिस्क रहने वाला है,
हाई यील्ड मिलेगा और फिर इंस्टेंट लिक्विडिटी हो सकती है। इमरजेंसी के टाइम जब भी पैसे की नीड होगी तो अचानक जो जब भी नीड होगी वो जो है डायरेक्टली जो है लिक्विडिटी में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, पैसे की ज़रूरत है। म्यूचुअल फंड में भी पता होगा आपको T+1 डेज के लिए रुकना पड़ता है और थोड़ा टाइम लग जाता है सारा का सारा चीज़ करने में, लेकिन ये इंस्टेंटली जो है पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा अंडर दिस सेफ प्रो के अंतर्गत। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना कि ये एक तरह का पेमेंट बैंक है। पेमेंट बैंक है तो यहाँ पे जो भी पर्सन पैसा जमा करेगा उसके ऊपर लिमिट रहेगी, कितनी की, 2 लाख रुपए की। 2 लाख रुपए पर कस्टमर जो है इसमें लिमिट रहने वाली है। और ये उनके लिए बेनिफिट करेगा जो कि एक तरह से शॉर्ट टर्म सरपास कैश चाह रहे हैं, उसके साथ इमरजेंसी फंड की भी ज़रूरत पड़ सकती है, तो उनके लिए बेनिफिट रहेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में बेनिफिट नहीं रहेगा। क्योंकि बात करें ये जो है एक दिन की मेच्योरिटी रहने वाली है, तो एक दिन रख के आप म्यूचुअल फंड में कितना इंटरेस्ट कमा लोगे ना, सीधी बात है। तो इसी के लिए जो है ये शॉर्ट टर्म के लिए बोला गया, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए जो है नॉर्मली जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया जाता है वैसा करना पड़ेगा। ठीक है, एक छोटा सा न्यूज़ था लेकिन इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है कि इंडिया का पहला सेविंग अकाउंट है जिसमें जो भी पैसा फालतू में पड़ा हुआ है वो म्यूचुअल फंड में लग जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है न्यूज़, ध्यान देते हुए चलो। बाकी आपको 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेना हो माइंड मैपिंग फॉर्म या तो ऐसे कैंडिडेट पढ़ना, तो आप 349 रुपीज़ में mappfs.com से आप ले सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट चलता है। नेक्स्ट आ रहा है कर्नाटका ग्रामीण बैंक। कर्नाटका ग्रामीण बैंक के बारे में बात करें, जिसका हेडक्वार्टर आपको कर्नाटका में मिलेगा। इन्होंने अपना नया लोगो लॉन्च किया है। अभी नया लोगो क्यों लॉन्च किया है इसके बारे में समझते हैं। ये नया लोगो समझ लेते हैं। नया लोगो ऐसा है, पुराना लोगो कुछ इस तरह से कुछ था। ठीक है, स्टार टाइप में था, पुराना लोगो कुछ काम का नहीं है। नया लोगो समझते हैं और क्यों लॉन्च किया उसके बारे में समझते हैं। आपको पता होगा कि 1 स्टेट 1 RRB के बारे में ना, 1 स्टेट 1 RRB के बारे में पता होगा। और बात करें जो कर्नाटका ग्रामीण बैंक है, इसमें आपको मिलेगा 1 मई 2025 में जो कर्नाटका ग्रामीण बैंक था वो मर्ज हो गया था कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक के साथ। तो दोनों का दोनों मर्ज होकर बना कर्नाटका ग्रामीण बैंक। और जो RRB के अंतर्गत, पॉलिसी के अंतर्गत 1 स्टेट 1 RRB के अंतर्गत हर एक बैंक को जो है एक कॉमन लोगो यूज़ करना पड़ेगा। जो भी अभी 11 बैंक जो मर्ज होने वाला है उनमें जो है कॉमन लोगो यूज़ करना पड़ेगा। कॉमन लोगो यूज़ करने का मतलब ये नहीं है कि यही लोगो यूज़ करना है, इस टाइप का, इस मॉडल का जो है लोगो यूज़ करने के लिए बोला गया है बाय दी गवर्नमेंट, या तो RBI भी बोल सकते हो। ठीक है, तो इसके बारे में आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हो, चीज़ें मैंने लिखी हुई है। जैसे कि रीब्रांडिंग करना है 1 स्टेट 1 RRB के अंतर्गत। और ये ब्लू जो कलर है, ये आपको जो ब्लू कलर दिख रहा है इसका मतलब हो गया फाइनेंशियल एंड ट्रस्ट। और फिर जो आपको ग्रीन कलर दिख रहा है इसका मतलब हो गया लाइफ एंड ग्रोथ। और जो सिंबल है इसका मतलब होता है प्रोग्रेस, ग्रोथ और केयर। ये 3 चीज़ होंगी, ऐसा कुछ कहना है KGB का। ठीक है, KGB बैंक का ऐसा कुछ कहना है। बाकी चीज़ें तो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। बाकी आप PDF से पढ़ना चाहते हो PDF से भी चीज़ें पढ़ सकते हो। नेक्स्ट चलता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम बैंकिंग अवेयरनेस का एक लोन के ऊपर। ठीक है, तो बैंकिंग अवेयरनेस के लोन के ऊपर पढ़े तो आपको मिलेगा कि पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने पार्टनर किया है जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन के साथ, और टोटल 3,500 करोड़ रुपए देने की बात की गई है आसाम बायो इथेनॉल प्रोजेक्ट के लिए, जिसके अंतर्गत आपको दिख रहा होगा, ये आप देख रहे होंगे। थोड़ा मैं इमेज को जूम कर लेगा, जूम कर लेते थोड़ा सा। आई थिंक जूम होगा कि नहीं मुझे आइडिया नहीं है इसके बारे में। चलो जूम हो जा रहा है। तो यहाँ पे देखोगे तो आपको मिलेगा कि ये देख सकते हो कि ये एक तरह का क्या है, बैम्बू इथेनॉल, बैम्बू से इथेनॉल बनाया जाएगा, जो एक तरह से आसाम में एक फैक्ट्री लगने वाली है जहाँ पे लोग जो है बैम्बू लेके आ रहे हैं और फिर बाद में क्या किया जा रहा है, यहाँ पे इथेनॉल बनाया जा रहा है। इथेनॉल इंपॉर्टेंट है, आपको पता होगा पेट्रोल में भी अब 20% इथेनॉल यूज होने लगा है। इथेनॉल मोस्टली शुगर केन से जो है जनरेट किया जाता है, लेकिन ऐसा बोला जा रहा है कि जो आसाम है यहाँ पे बैम्बू यूज करके जो है इथेनॉल बनाया जाएगा। इथेनॉल का जो ऑयल है वो बनाया जाएगा, इथेनॉल यूज किया जाएगा और इथेनॉल जनरेट किया जाएगा, उसको जो है पेट्रोल में बाद में यूज़ किया जाएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। और 1 मिनट देना मेरे को, और इसके बारे में थोड़ा समझे और डिटेल में तो आपको मिलेगा कि ये जो है आसाम बायो इथेनॉल प्राइवेट लिमिटेड को ये चीज़ सौंपी गई है, ये पूरा का पूरा काम करने के लिए सौंपा गया है। और फिर उसके बाद आपको एक और चीज़ ध्यान देनी है, ये 2nd जनरेशन बायोटेक्नोलॉजी है, बायो इथेनॉल है, जो कि बैम्बू हार्वेस्टिंग से हो रहा है। ये वाला पॉइंट भी आपको याद रखना है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। बाकी चीज़ें तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी। यहाँ पे एक और पॉइंट याद रखना कि जो जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन है, इसके अंदर टोटल 4 बैंक्स आएंगे।
4 बैंक आपको, ये सारे 4 बैंक मिल जाएंगे, जो बैंक, कंसया बैंक, फिर कीरा बोसी बैंक, ये सारे कुछ बैंक्स मिलेंगे जिन्होंने मिलके ये टोटल जो है पैसा दिया है 3500 करोड़ रुपये। 3500 करोड़ रुपये में अगर कन्वर्ट करें तो 60 बिलियन जापानी सियान बनता है। उसमें से जो जापान वाली बैंक है, ये 4 बैंक है, ये मिलके 36 बिलियन देने का काम करेंगी, और रिमेनिंग जो है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन देगा। ठीक है, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन एक तरह का एनबीएफसी है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आती है, गवर्नमेंट की है। ठीक है, मोस्टली जो भी पावर सेक्टर है उसमें इन्वेस्ट करने का काम रहता है इनका। ठीक है, नेक्स्ट चलता है, नेक्स्ट न्यूज़ में बढ़ते हैं। एमियन कोलैब इंपॉर्टेंट है ये भी। बिस्लेरी के बारे में बात करें, बिस्लेरी इंटरनेशनल ने पार्टनर किया है इंडियन आर्मी सिक्किम के साथ। इंडियन आर्मी जो सिक्किम में बेस्ड है उसके साथ पार्टनर किया है, और क्या करने वाली है दोनों मिलके जो है इको जोन बनाने वाले हैं फॉर प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के लिए। कहाँ पे बनाया जाएगा ये इको जोन? ये आपको मिलेगा गैंगटॉक मिलिट्री स्टेशन सिक्किम में। ठीक है, तो ये देख सकते हो गैंगटॉक मिलिट्री स्टेशन है, जहाँ पे आर्मी का क्वार्टर, आर्मी की गाड़ी है, लेकिन यहाँ पे जो कचरा जो फेंक के रखा है ये उठा रही है ये औरत जो कि बिस्लेरी से आई हुई है। ठीक है, तो ये बिस्लेरी वाले क्या करेंगे, बिस्लेरी वाले जो हैं ये कचरा उठाने का काम करेंगे। कचरा उठा के क्या करेंगे, रिसाइकल करने का काम भी इन्हीं का रहेगा। ठीक है, तो जो आर्मी का क्वार्टर है या आर्मी का जो भी कैंट है, कैंट में जो भी जगह रहती है, जो कि आपको मिलेगा जो गैंगटॉक मिलिट्री स्टेशन है यहाँ पे, तो यहाँ से कचरा उठाएंगे और उसके बाद रिसाइकल करने का काम इनका रहने वाला है। ये चीज़ किसके अंतर्गत की जा रही है, ये बिस्लेरी बॉटल फॉर चेंज के अंतर्गत की जा रही है, और अंडर दी बिस्लेरी बॉटल फॉर चेंज प्रोग्राम के अंतर्गत ये हेल्प करेगा प्लास्टिक मैनेजमेंट करने के लिए, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट करने के लिए, और जो भी प्लास्टिक वेस्ट रहेगा उसको रिसाइकल किया जाएगा मिलिट्री स्टेशन से उठाने के बाद। ठीक है, तो ये बिस्लेरी का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मिलिट्री स्टेशन जो भी कचरा है, प्लास्टिक वेस्ट है, उसको उठाएंगी अंडर दी बॉटल फॉर चेंज के अंतर्गत, उसके बॉटल फॉर चेंज प्रोग्राम के अंतर्गत। उसके बाद वो पूरा का पूरा वेस्ट जो है रिसाइकल करने का काम बिस्लेरी का रहने वाला है। ठीक है, सिंपल न्यूज़ है, ईजी है, कुछ नहीं करना है यहाँ पे, बस आपको याद रखना है कि इस इमेज के थ्रू सब कुछ समझ गए होंगे कि आर्मी स्टेशन है, गैंगटॉक मिलिट्री स्टेशन है, जहाँ पे बिस्लेरी वाली एक औरत आई है, और इस औरत ने जो है जो भी वेस्ट है ये उठाया है, और बाद में जाके जो है ये रिसाइकल करेगी इसको। ठीक है, इसके साथ ही कुछ पॉइंट्स और इम्पोर्टेंट है। ये इको जोन जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट है इन द रीजन, ये पॉइंट तो इम्पोर्टेंट है नहीं एग्जाम के लिए, बस इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इतना याद रखो काफ़ी है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट में बढ़ते हैं। नेक्स्ट चलते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी ने पार्टनर किया गूगल के साथ, और फिर दोनों मिलके जो है फैन इंगेजमेंट बढ़ाने का काम करेंगे वुमेन क्रिकेट में। ठीक है, वुमेन क्रिकेट के बारे में बात करें तो वुमेन क्रिकेट आपको मिलेगा कि जो वर्ल्ड कप है, वुमेन वर्ल्ड कप है, वो मिलेगा आपको 2025 का, वो इंडिया और श्रीलंका होस्ट कर रही है। तो इसमें क्या होगा कि गूगल का जो एआई है जिमिनी, वो यूज़ करके जो है एनालिसिस कर सकते हैं क्रिकेटर्स। ठीक है, उसके साथ एक गूगल पे का यूज़ करके जो क्रिकेट जो वुमेन वर्ल्ड कप होने वाला है उसका टिकट भी खरीद सकते हैं। आप यहाँ से देख भी सकते हो, ये लड़की जो है ये क्या कर रही है, जो गूगल पे है, गूगल पे यूज़ कर रही है, और वो जो है वुमेन जो क्रिकेट है, वुमेन वर्ल्ड कप का जो मैच है वो टिकट जो है बाई कर रही है गूगल पे यूज़ करते हुए, और इसी के लिए जो है ये पार्टनरशिप की गई है। ये दूसरा आपको मिलेगा पार्टनरशिप। इससे पहले जो है ऑलरेडी यूनिलीवर के साथ जो है पार्टनर किया हुआ था आईसीसी ने, और अब जाके जो है आईसीसी ने अब जाके जो है गूगल के साथ भी पार्टनर कर रहा है, ये पॉइंट भी ध्यान देना। ठीक है, तो गूगल क्या इकोसिस्टम देने वाला है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि एआई का सपोर्ट देगा, मोबाइल, उसके बाद पेमेंट का सपोर्ट भी देगा, उसके बाद डिवाइस, जो भी ट्रेनिंग के समय जो डिवाइस की जरूरत पड़ती है वो भी सब कुछ जो है वुमेन को देने का काम करेगा। ठीक है, इसमें अंतर्गत एंड्रॉयड, जिमिनी, गूगल पे, पिक्सल, ये सब कुछ इंक्लूड रहने वाला है। उसके बाद आईसीसी T20 वर्ल्ड कप भी होगा 2026 में इंग्लैंड और फिर वेल्स में, वो भी जो है गूगल सपोर्ट करेगा। तो ये दो आपको इवेंट याद रखना है जो फ्यूचर में होने वाले हैं, और यहाँ पे जो है गूगल का सपोर्ट मिलने वाला है। नेक्स्ट न्यूज़ में चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये आपने थोड़ा बहुत पहले भी पढ़ा हुआ होगा अगर आप न्यूज़ फॉलो करते हुए आ रहे होंगे तो क्या डीजी पिन के बारे में आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा ना। तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने पार्टनर किया है मैप माई इंडिया के साथ। ये मान सकते हो इंडिया का गूगल मैप है। ठीक है, तो इंडिया बिल्ड एक गूगल मैप है जिसमें आपको मिलेगा कि जो मैपिल्स करके एक है इनका प्रोडक्ट,
उसके अंतर्गत ये लोग पूरा का पूरा जो है मैप सर्विस देने का काम करती है, सेम जो गूगल मैप देता है वैसे। तो इसमें आपको मिलेगा कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने पार्टनर किया है मैप माई इंडिया के साथ, और जो डीजी पिन सिस्टम है उसके साथ इंटीग्रेट किया गया है। डीजी पिन सिस्टम क्या है? डीजी पिन सिस्टम एक तरह का 10 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम है, जिसमें एड्रेस आपको एग्जैक्ट घर का लोकेशन मिलेगा। मान लेते हैं आपका घर है, लेकिन आपका घर जो है गूगल पे ढूंढ नहीं सकता, आपका घर एग्जैक्ट आपका नाम सर्च करके गूगल ढूंढ नहीं सकता। इवन गूगल को अगर आपने कोऑर्डिनेट दिया तब ढूंढ पाएगा एग्जैक्ट, लेकिन आपका नाम से या तो आपका पता एग्जैक्ट नहीं बता सकता, ठीक है, एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता सकता आप जहाँ रह रहे हो, ठीक है। लेकिन डिजी पिन के बारे में बात करें, डिजी पिन में एक 10 डिजिट कैरेक्टर रहेगा जिसके अंतर्गत आपका एग्जैक्ट लोकेशन पता लगेगा किस जगह पे आप हो, ठीक है, जो कि गूगल मैप में भी नहीं कर पाते। तो इसमें क्या रहने वाला है कि जो मैप माई इंडिया है वो क्या करने वाली है, वो सर्च का ऑप्शन देगी। सर्च करने के लिए जो ऑप्शन है वो मैप माई इंडिया देगी। जो ये नो योर डिजी पिन है, नो योर डिजी पिन जो ऐप है, इसके अंतर्गत ये जो है सर्च का ऑप्शन देने वाली है। उसके साथ जो बेस मैप है, ये देख सकते हो, ये मैप जो है पूरा का पूरा ये भी प्रोवाइड करने का काम जो है मैप माई इंडिया का ही रहने वाला है, ठीक है। तो मैप माई इंडिया क्या देने वाली है? सर्च का ऑप्शन देंगी। दूसरा जो भी मैप है पूरा का पूरा वो प्रोवाइड करने का काम करेंगी। डीजी पिन का काम क्या होगा? डीजी पिन का काम होगा जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो डेटा स्टोर करके रखने का, उसको इम्प्लीमेंट करने का काम जो है मैप माई इंडिया का रहने वाला है, ठीक है। पॉइंट ध्यान आ गया होगा आपको क्या रहने वाला है क्या नहीं। इसके अंतर्गत 10 डिजिट का जो है अल्फा न्यूमेरिक की यूज़ किया जाएगा, जो कि मैंने आपको यहाँ पे ऐसी एग्जाम्पल के फॉर्म में लिख के रखा हुआ है। जैसे लोकेशन है, इसमें 10 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक की है, ठीक है। तो इसको किसने डेवलप किया था? जो डिजिपिन था, इसको डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने पार्टनर किया था IIT हैदराबाद। उसके साथ जो नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर है इसरो का, उसके साथ पार्टनर करके जो है डिजिपिन बनाया गया था, जिसका काम था कि 4x4 या तो 3.8 बाई 3.8 मीटर जो भी स्क्वायर है उसको देखने का। इतना छोटा, मतलब बहुत छोटा है यार, अगर देखोगे तो 4 मीटर लेना, 4x4 मीटर का एरिया तक जो है ये जूम करके जो है एग्जैक्ट लोकेशन बताने का काम करने वाला है डिजिपिन, ठीक है। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया मैप माई इंडिया क्या करने वाला है कि मैप प्रोवाइड करने वाला है नोन योर डिजिपिन ऐप को। उसके साथ ही यूजर को जो है सर्च और नेविगेट भी जो है मैप माई ऐप के द्वारा ही किया जाएगा, ठीक है। इसके साथ ही मैप माई इंडिया बहुत टाइम से काम कर रहा है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत टाइम से काम कर रहा है, और इनके पास ऑलरेडी इनका जो डेटाबेस है वहाँ पे एड्रेस है। तो ये क्या करेंगी कि जो डीजी पिन है उसको वो सारे एड्रेस देने का काम भी करेंगी, मतलब डेटाबेस एलोकेशन भी करने का काम करेंगे एग्जिस्टिंग डेटा का, और जो नया डेटा जो पुट होगा, मतलब जो भी नया डेटा आएगा वो भी जो है इनके डेटाबेस में ही जाने वाला है, ठीक है। समझ आ गया होगा न्यूज़, छोटा सा न्यूज़ था बट बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये भी, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ बढ़े तो ये मिलेगा आपको कि IIT हैदराबाद ने जो है पार्टनर किया है सिम्युलेटर डेवलपमेंट डिवीजन ऑफ इंडियन आर्मी के साथ। दोनों मिलकर क्या करने वाले हैं? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा विक रहा। विक रहा क्या है? इसका फुल फॉर्म देखोगे तो वर्चुअल इंटेलिजेंट ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च इन VR AR आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्चुअल रियलिटी और एंड हाई टेक एप्लीकेशन फॉर इंडियन आर्मी। तो ये पूरा फुल फॉर्म मिलेगा आपको। क्या काम रहने वाला है इसके अंदर? आपको मिलेगा कि ये इंडियन आर्मी को जो है VR AR उसके साथ AI रोबोटिक्स ड्रोन्स ये सारा जो है चीज़ें देने का काम करेंगे। इनडायरेक्टली समझे तो IIT हैदराबाद जो है सिम्युलेटर डेवलपमेंट डिवीजन को जो है क्या देंगी? टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेंगी, जो एडवांस टेक्नोलॉजी है AI VR उसका ड्रोन रोबोटिक्स ये सब टेक्नोलॉजी जो है वो देने का काम करेंगी, ठीक है। और इंडियन आर्मी भी जो है अपने हिसाब से जो डेवलप कर पाए। और SSD के बारे में बात करें, सिकंदरा बेस्ड है, ये याद रखना, सिकंदरा तेलंगाना बेस्ड है, ये चीज़ ध्यान देना। इधर जो है ट्रेनिंग और सर्टिफिकेट प्रोग्राम के तौर पे जो है जो भी इंडियन आर्मी के जो लोग रहेंगे उनको सिखाया जाएगा, जो इंडियन आर्मी के जो ऑफिसर्स रहेंगे या सोल्जर्स रहेंगे उनको जो है चीज़ें सिखाई जाएंगी, ये चीज़ पॉइंट ध्यान देना, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ आपको मिलेगा इंडेक्स एंड रैंकिंग, जो कि 3rd टाइम्स हैंडेड मोस्ट इन्फ्लुएंस इन AI इंडेक्स लॉन्च किया गया है, जिसमें आपको मिलेगा कि 100 लिस्टेड जो इन्फ्लुएंस है AI में उनको लिस्ट किया गया है, जो कि टोटल 5 कैटेगरी में लिस्ट किया जाता है। एक तो आपको 4 कैटेगरी में, सॉरी, एक तो आपको मिलेगा इनोवेटर, दूसरा मिलेगा लीडर्स, ठीक है, दूसरा मिलेगा लीडर्स, तीसरा मिलेगा शेपर्स और चौथा मिलेगा थिंकर्स, ठीक है। तो ये 5 कैटेगरी हैं और ये आप देख सकते हो ये कुछ मैगजीन ऐसा निकाला जाता है। इसमें जो इंडिया की तरफ से जो लिस्ट हुए हैं वो आपको रवि कुमार मिलेंगे, जो कि CEO है
कॉन्टिनेंट के, ठीक है, कॉग्निजेंट के जो है सीईओ है और इनको जो है लीडरशिप कैटेगरी में रखा गया, ये पॉइंट याद रखना, ठीक है। और अंडर दिस लीडरशिप इनकी जो कंपनी है इन्होंने कमिटमेंट भी किया कि 1 बिलियन जो है इन्वेस्टमेंट करेंगे कि जो एआई का एंटरप्रेन्योरशिप है वो बढ़ाया जाए। बाकी भी लिस्ट इंपॉर्टेंट है, बट एग्जाम के लिए इनका नाम इंपॉर्टेंट है। उसके साथ जो लीडर लिस्ट है ये इंपॉर्टेंट है, जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बना जा सकता है। लीडर लिस्ट में आपको एलन मस्क मिलेंगे, ठीक है, उसके साथ आपको प्रिंस मिलने वाले हैं। तो ये कुछ पर्सन के नाम, आपको 3 पर्सन के नाम भी याद रखने हैं, ठीक है। इसके साथ और भी हैं पर्सन, बट उतने इंपॉर्टेंट है नहीं। और कुछ कुछ चीज़ें हैं जैसे माइक्रोसॉफ्ट के जो सीईओ है वो हैं, ठीक है, ये सारे भी इंपॉर्टेंट हैं, बट देखा जाए तो एग्जाम में पूछे जाने के बहुत कम चांस है, तो मैंने यहाँ पे इसलिए डाले नहीं किया है, ठीक है। और अगर फ्यूचर में अगर कुछ और अपडेट आएगा तो मैं यहाँ पे आपको डाल दूंगा। वैसे तो चांसेस बहुत कम है कि यहाँ पे और कुछ अपडेट आए, लेकिन अगर फ्यूचर में कुछ अपडेट हुआ इस मैगजीन में तो वो भी मैं आपको ऐड करके दे दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं अपॉइंटमेंट्स की तरफ। देखो मेरा काम आपको ये नहीं कि सारा इन्फॉर्मेशन देना, मेरा काम ये है कि आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना और एग्जाम रेलेवेंट कंटेंट देना, ठीक है। अगर मैं भी बाकी जितने भी बड़े बड़े जो एडटेक है या बाकी जो टीचर्स बड़े बड़े हैं उनकी तरह सारा कंटेंट दे के मैं ये बोलूँ कि मेरे यहाँ से सब कुछ आया, मैं वो नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि मेरे यहाँ से कम 30 क्वेश्चन आ जाए, 35 क्वेश्चन आ जाए। क्लर्क की बात करो, पीओ में 25 क्वेश्चन आ जाए, मेरे लिए सफिशिएंट है, ठीक है। कम पढ़ के जाओ, मैक्सिमम टाइम रिवीजन करो, वही बेटर है, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने से अच्छा। नेक्स्ट चलते हैं अपॉइंट को बढ़ते हैं। राजीव शुक्ला, राजीव शुक्ला जो कि बीसीसीआई वाइस प्रेसिडेंट है, इनको अभी के टाइम पे इंटरमीडिएट प्रेसिडेंट बनाया है बीसीसीआई का। इंटरमीडिएट प्रेसिडेंट का मतलब क्या हुआ कि टेम्परेरी टाइम के लिए प्रेसिडेंट बनाया जब तक नया प्रेसिडेंट सेलेक्ट ना किया गया हो। पुराने प्रेसिडेंट कौन थे? रॉजर बिनी थे, जो कि अभी रिप्लेस हो रहे हैं। कारण क्योंकि इनका एज 70 हो गया है, और जब भी 70 एज हो गया है तो वो एक तरह से एज लिमिट रखा गया है एज पर बीसीसीआई रूल, ठीक है। तो 70 एज होने की वजह से ये अपना जो भी सीट है ये छोड़ रहे हैं, और फिर उसकी जगह पे सीट खाली होने की वजह से टेम्परेरी टाइम के लिए जो है राजीव शुक्ला को एज अ प्रेसिडेंट बनाया गया है जब तक नया प्रेसिडेंट सेलेक्ट ना हो जाए। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना कि न्यू स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट 2025 के अंतर्गत जो लिमिट रखी गई है वो 75 ईयर रखी गई है, लेकिन अभी भी जो पुराना रूल है बीसीसीआई का, जो लोधा कमेटी का जो रूल रखा गया था उसके अंतर्गत 70 ईयर रखा गया था, तो वही इंप्लीमेंट किया जा रहा है। क्योंकि अब तक ये इंप्लीमेंट हुआ नहीं है, 4-5 महीने बाद इंप्लीमेंट होगा नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट 2025। उसके बाद जो एज लिमिट है बीसीसीआई का जो प्रेसिडेंट है उसका, वो आपको मिल जाएगा 75 ईयर्स। ये वाला पॉइंट भी याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो अभी जो रिमूवल किया गया है वो किया गया है जो पुराना जो लोधा कमेटी का जो रूल है उसके अंतर्गत, और जब नया रूल आ जाएगा तब जो है 75 लिमिट रह जाएगी। ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं डिफेंस के ऊपर। तो डिफेंस का एक एक्सरसाइज है 19 एडिशन ब्राइट स्टार एक्सरसाइज, जो कि आपको मिलेगा इंडियन आर्म फोर्स और टोटल 43 कंट्रीज के बीच में, जो कि इजिप्ट में महमूद मिलिट्री बेस में हो रहा था, ठीक है। महमूद मिलिट्री बेस में हो रहा था। इसके अंदर टोटल 43 कंट्रीज हैं, और इंडिया की तरफ से जो इंडियन आर्म फोर्स, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी तीनों के तीनों गए हुए थे, ठीक है, यहाँ पे भाग लिए थे। और ये बोला जाता है वन ऑफ द लार्जेस्ट और ओल्डेस्ट ड्रिल है मिड ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका में। ये वाला पॉइंट भी याद रखना है आपको, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या है? पहली चीज़, इसमें इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी तीनों के तीनों गए थे, और ये एक तरह का मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि इजिप्ट में हो रहा है, और टोटल 43 कंट्रीज के बीच में हो रहा है। और ये जो है 19 एडिशन है, ये वाला पॉइंट भी आपको याद रखना है, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स है जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी आपको कुछ ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत यहाँ पे है नहीं। बात करें पीडीएफ की, पीडीएफ आपको मिल जाएगा बैंकिंग साइंस टेलीग्राम ग्रुप में, इवन www.mappingoffice.com में भी मिल जाएगा। वीडियो अच्छा तो लाइक कर देना, ऐसी कंटेंट देखते हैं सब्सक्राइब चैनल। बाकी हम कल मिलते हैं एक नए चैनल के साथ।